तो यार पिछली क्लास में हमने जीपी की बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग को पकड़ा कि जीपी क्या होता है। उस पे थोड़े से सवाल किए और फिर हमने लास्ट में जाते जाते देखा कि एक सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में सीखा कि एक जीपी क्या होता है, कि उसमें एक फर्स्ट टर्म होती है और जो उसकी अगली टर्म होती है वो उसमें एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करके आती है, जो कि होती है आर, जिसको कि हमने नाम दे दिया कॉमन रेशो। तो इसकी अगली टर्म आ जाती है ए आर, अगली टर्म आ जाती है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसकी nth टर्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज टी ऑफ एन इक्वल्स ए आर एन माइनस वन। ये हमने तरीका देखा कि जीपी की nth टर्म को लिखने का। फिर उसके बाद हमने एस एन का फॉर्मूला किया, दैट इज ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला हमने देखा और हमने बोला कि सारी अंडरस्टैंडिंग जो है जीपी की, इट इज सेम एज एपी। कि इसमें भी हम किसी भी सवाल में एंटर करने से पहले बोलते हैं कि हमें फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन रेशियो बताओ, सवाल खत्म। तो बिल्कुल यही अंडरस्टैंडिंग से मैं हर सवाल जीपी का भी करता हूँ। तो काम की बात क्या है कि अब इसकी अंडरस्टैंडिंग को फर्दर ले जाने के लिए हमें कुछ और नाम सुनने पड़ेंगे जो हमने एपी में नहीं सुने हैं। तो वो भी कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, बहुत खास, बिल्कुल ही सिंपल सी चीज है जो कि इसी से निकल जाएगी। बट वहां तक पहुंचने के लिए एक बार अपने पुराने कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए एक दो क्वेश्चन को फेस करते हैं। तो पहले ये क्वेश्चंस करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है हमारे सामने अभी तक की नॉलेज के बेस पे कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी is 315 whose first term is first term is 5 and common ratio को मैं c डॉट r लिख रहा हूँ, common ratio is 2 and क्वेश्चन है कि find last term of this gp। तो यार एग्जामिनर का काम है, उसने हमारे दिमाग के साथ खेलना है, उसने क्वेश्चन ऐसा डालना है ताकि हम अपने बेसिक से हिल जाएं। बस हमारे अंदर वो रेजिस्टेंस होनी चाहिए कि हम अपने बेसिक से नहीं हिलेंगे। इसमें अपने बेसिक से नहीं हिलना और इस सवाल को खुद ट्राई करो, एटलीस्ट इसकी अप्रोच खुद बना पाओ। कैलकुलेशंस हमारी खुद कर करके होनी चाहिए, कोशिश करो इसका एंड तक जवाब भी बन जाए। तो इसको खुद ट्राई करो। अब यार अगर इसका सोल्यूशन देखने की बारी है तो देखो, उसने एग्जामिनर ने क्या बोला कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी इज 315। फर्स्ट टर्म बता दी, कॉमन रेशियो बता दी। तो मैंने कहा यार ये सवाल खत्म। ये अब सवाल कौन सा बन गया, मेरी कॉमन सेंस का। तो मैंने देखना था कि यार एक जीपी है जिसकी का ए बता दिया उसने 5, आर बता दिया 2, और उसने पूछा क्या है लास्ट टर्म। अब यार मैं लास्ट टर्म कैसे निकाल दूं, मुझे क्या पता कौन सी भी टर्म लास्ट है। तो मैंने कहा उसने कुछ दिया होगा। उसने दिया क्या हुआ था कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी इज 350। मैंने कहा यार ये एन टर्म्स में एन क्या है, ये निकालना है। तो मैंने कहा यार मैं एन टर्म्स का तो फॉर्मूला जानता हूँ। वो क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये होता है फॉर्मूला। ये बराबर था 315 के। बस इसके बाद मेरा काम क्या था कि इसमें वैल्यूज फिल कर देता। इसमें जैसे ही वैल्यूज फिल करता मैं लिखता ए को 5, आर को 2, 2 की पावर एन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, वो एक्चुअली 1 ही बन जाता तो खत्म हो गया। ये बन गया 315। 2 की पावर एन माइनस 2 की पावर एन माइनस वन कैसे है, 2 की पावर एन माइनस वन नहीं है, 2 की पावर एन माइनस वन ऐसे लिखा हुआ। तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना। तो 2 की पावर एन माइनस वन, ये हो गया 315/5, जो कि हो गया 63, जो कि 2 की पावर एन आ जाता हमारा 64, जो कि आई गेस हो जाता 2 की पावर 6 हो जाता है, आई गेस 2 की पावर 6 हो जाता है 64। तो 2 की पावर 6 हो जाता है 64। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते तो एन हो जाता है 6। एन हमारे पास 6 आ गया।
उसके बाद हमारे को कोई काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने लास्ट टर्म पूछी, n अगर 6 आ गया तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? t6। तो t6 का क्या फॉर्मूला होगा? a r n माइनस वन, वो क्या आ गया? r5। a पता है, r पता है, वो हमारा निकल जाएगा। तो वो मैं कैलकुलेट भी नहीं कर रहा, बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि वो आप लोग कर सकते हो। ये वैल्यूज भी अपने को जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ये सब याद हो जाएगा। 2 की पावर 5 32 होता है। तो हर वैल्यू याद नहीं करनी होती। जैसे मुझे फ्रैंकली 2 की पावर 6 याद नहीं था, बट मेरे को 2 की पावर 5 32 याद था। तो मैंने कहा 32 × 2 हो जाता है ना 64। तो मैंने कहा 2 की पावर 6 बनता होगा 60। तो बिल्कुल इस अंडरस्टैंडिंग बनाना। और यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये कॉन्फिडेंस पे आने के लिए हमारे सवाल निकले होने चाहिए अपने हाथ से। बस ऐसे यूट्यूब पे अपने फोन पे देख के हमारे को हर टॉपिक नहीं आ जाएगा। हमारा काम है कि हम हर क्वेश्चन को खुद भी करें। खुद से काम करोगे तो तुम्हारे को इस टॉपिक में फायदा होगा। नहीं तो मैं जितनी मर्जी अप्रोचेस बता दूं, अपने से सवाल नहीं निकलेंगे पेपर में। काम की बात क्या है कि हम खुद कॉपी पेन उठा के हर क्वेश्चन को अपने आप निकाल रहे हैं। चलो अब इस टॉपिक में एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि अपनी और समझ बन पाए। तो अब अपने काम की बात क्या है कि मान लो किसी ने मुझे क्वेश्चन दे दिया, इन एन जीपी A1 equals 3, AN equals 96, SN equals 109, 189 सॉरी 189। और उसने कहा फाइंड n। तो इसमें अपनी अप्रोच क्या होती है? इस क्वेश्चन को बिल्कुल एंड तक कोशिश करो बना पाओ। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं, इसमें तो उसने बेसिकली सब कुछ बता दिया। उसने a बता दिया 3, an बता दिया 96, जो कि हो जाता है an बता दिया 96, जो कि क्या हो जाता है ARN-1। r इसमें मैंने खुद से मान लिया कि कॉमन रेशियो होगी। और SN भी दे दिया उसने। SN क्या हो जाता है AR⁻n-1 अपॉन r-1। ये अपने को बराबर था 189। 189। अब क्लियरली एक चीज सोचो, एक चीज को सोचो कि उसने a अगर दे दिया तो उसने एक तरह से मुझे क्या दे दिया, AN। तो AN दे दिया हुआ, A दे दिया हुआ, तो मैं R का एक रिलेशन बना सकता हूँ, R⁻n-1 का। तो AN अगर 96 गिवन था, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 96 इक्वल्स 3RN-1, तो कोई गड़बड़ तो नहीं। तो 3 को इधर जाके डिवाइड कर दो, वो बन जाएगा 32 बराबर R⁻n-1। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 5 बराबर R⁻n-1। अब काम की बात क्या है कि हमें ये भी पता है कि 189 जो है वो है 3R⁻n-1। देखो यार, यहाँ पे R⁻n-1 है और यहाँ पे है R⁻n-1। तो और ये नीचे क्या बन जाएगा R-1। ये बराबर था अपने पास 189 के। 189 के। तो अब एक चीज सोचो कि एक अपने पास ये रिलेशन है, एक अपने पास ये चीज है। यहाँ पे R⁻n है और यहाँ पे R⁻n-1 है, बट मुझे R⁻n चाहिए। तो क्या मैं इसको, अगर मैं इसको ही लिखूं 2 की पावर 5 32 हो जाता है। वो मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि हमें पता होता है कि 32 को 2 की पावर में भी लिख सकते हैं। ये मैंने क्यों लिखा, मुझे लगा यार शायद से यहाँ पे कोई जोड़ी बन जाए तो अपना काम हो, वो नहीं हुआ। तो हमने फ्रैंकली उस अप्रोच को वहां पे ड्रॉप करके 32 को लिख दिया R⁻n-1, R⁻n-1। अब मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे चाहिए R⁻n। तो अगर मैं इस टर्म को R से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये R⁻n बन जाएगा ना। तो मैंने कहा इसको R से मल्टीप्लाई कर दो, ये 32R बन जाता है R⁻n। बस इस 32R को यहाँ लिख देते हैं। क्यों? बिकॉज मैं n को एलिमिनेट करना चाहता हूँ ताकि एक बार मेरे पास R आ जाए। बिकॉज मैं दो वेरिएबल तो एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकता ना।
इक्वेशन एक ही पड़ी है और वेरिएबल मेरे को 2 निकालने हैं। तो मैंने इसमें n को एलिमिनेट करने के लिए 2 वेरिएबल्स की जगह एक वेरिएबल के लिए ये अप्रोच लगा दी। सिंपली 189 को मैंने लिख दिया 332r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब सिंपली इसको वहां पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाता है 180r माइनस 189 बराबर बन गया 96r माइनस 3। अब कुछ भी कर लो, इसको इधर जा ले जाओ, 189 माइनस 96 कर दो, वो बन जाएगा 93r, और इसको इधर जाके प्लस कर दो, वो बन जाएगा 186। तो r सिंपली अपना 2 ही आ जाएगा। r 2 आ गया, उसके बाद हमारा काम क्या है, n निकालना, बिकॉज उसने असली सवाल पूछा था n निकालना, तो उसमें a n दिया हुआ था। a n में अगर मुझे r पता है और a पता है तो मेरा n माइनस 1 भी तो आ ही जाता है और उसके बाद n आ जाता है। कैसे? इसमें हम क्या करते हैं, हम जो a n था अपने को गिवन, जो कि इस केस में 96 गिवन था, उसको मैं लिख देता a r की पावर n माइनस 1, और 96 a हमारे को गिवन था इस केस में 3, और r हमने अभी निकाला 2 की पावर n माइनस 1, ये आ रहा था, ये बन जाता 32 बराबर आ गया 2 की पावर n माइनस 1। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 बराबर आ गया 2 की पावर n माइनस 1। तो n माइनस 1 बराबर आ गया 5 के, n आ गया 6। ये जवाब था। तो जो अभी मैंने यहाँ पे किया ना, 32 को 2 की पावर 5 लिख के, मैंने कहा बेस तो दोनों का सेम है 2 2, तो पावर भी सेम होगी, तो 5 बराबर लिख दिया n माइनस 1 के। बिल्कुल मैं यही अप्रोच लगाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, बट यहाँ पे फ्रैंकली वो चीज नहीं लग पाई, क्योंकि हमारे को बेस पता ही नहीं था कि यहाँ पे 2 आ रहा था और यहाँ पे r, तो r मेरे को नोन नहीं था। तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ से ही निकलता होगा, बट यहाँ से नहीं निकला, तो मैंने क्वेश्चन नहीं छोड़ देना, मैंने अपनी अप्रोच बढ़ानी है। मैंने कहा कि यार यहाँ पे लिखा हुआ है r की पावर n माइनस 1, और मुझे क्या चाहिए, r की पावर n। तो r की पावर n निकालते टाइम मेरे दिमाग में साथ ही इक्वेशन बनी कि यार इसको अगर मैं r से फिर से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर r से इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्लियर है ये चीज कि ये r की पावर n माइनस 1 बन जाएगा, r की पावर n, वही तो हमें चाहिए। वो क्या बन गया, 32r। 32r को लिखते ही मुझे दिखा कि यार ये तो एक ही वेरिएबल की इक्वेशन बन गई, एक ही वेरिएबल की इक्वेशन बनी, तो इसका मतलब है कि हमारा सवाल हो r आ गया। उसके बाद में फिर से an पे वापस चला गया। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली बहुत ज्यादा सेंस हमारी डेवलप होगी अगर इसको खुद किया हो। अगर खुद नहीं किया हुआ तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल फिर से शुरू करो और एंड तक अपने आप से एक बार बोल दो, ताकि हमारे को समझ आ जाए कि हम जीपी के क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ ट्रिक यूज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक्चुअली सुनने में अच्छा लगता है कि ट्रिक है। वो ट्रिक नहीं थी यार, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात थी कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। ये एक्चुअली एक स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि हम एंड तक क्वेश्चन को कर पाए खुद। तो कोशिश करना, अगर ये क्वेश्चन अपने से पहली बार में खुद नहीं हो पाया, तो हम एक बार खुद से एक बार बोल तो दे। तो चलो, अब यार हमने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी पे सवाल काफी कर लिए। अब जीपी में एक्चुअली सोचो कि एक जीपी है, मान लो जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, और जो उसका कॉमन रेशियो है ना वो 1/2 है। जो कॉमन रेशियो है वो 1/2 है। तो इसकी टर्म्स क्या बनती जाएंगी, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 एंड सो ऑन। तो ये एक तरह से इंफिनिटी तक जा सकती हैं। तो इसमें काम की बात क्या है कि हमारे पास ऐसे भी सवाल आएंगे जब कोई मुझे कहेगा कि इसको बिल्कुल इनफाइनाइट जीपी का मेरे को सम बता दो, कि वो कहेगा कि इस इनफाइनाइट जीपी का जो ये बनती जा रही है इसका सम बता दो। बट ये चीज वो हमेशा तभी पूछेगा जब मॉड आर, मॉड ऑफ कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो। मतलब जो r होगा वो -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, इन दोनों के बीच में जब लाई करेगा।
ये चीज बिल्कुल हमारी लीनियर इनइक्वालिटी से क्लियर थी। तभी जब मैं लीनियर इनइक्वालिटी करा रहा था, मैं कह रहा था इट शुड बी द फर्स्ट चैप्टर यू कवर इन +1 प्लेलिस्ट, ताकि तुम्हें ये वाली चीजें बार बार याद ना करनी पड़े, क्योंकि मैंने वहां पे पूरी एक्सप्लेन की हुई है। तो जो मॉड आर है वो हमारा 1 से छोटा, मतलब r -1 से 1 के बीच का हो गया। ऐसा क्यों? सोचो अगर r 1 से बड़ा कुछ भी नंबर हो, मान लो अगर r 2 हो जाएगा, तो हमारी जीपी क्या बन जाएगी? पहली टर्म 1, अगली 2, अगली 4, अगली बन जाएगी 8, 16, 32, 64, सो ऑन, ऐसे बनती गई। और हमें दिख रहा है जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं नंबर्स बड़े ही हो जा रहे हैं, बड़े ही हो जा रहे हैं। तो यार कौन इसकी इनफाइनाइट नंबर तक वैल्यू निकालेगा? बट अगर इस केस को कंसिडर करो तो हमें दिखता है कि नंबर छोटे ही होए जा रहे हैं। 1/2 क्या हो गया? 0.5। 1/4 क्या हो गया? 0.25। 1/8 ऐसे 0.125 एंड सो ऑन। तो पॉइंट हमारा जो नंबर है वो छोटा होता जा रहा है। जब छोटा होता जा रहा है तो हम एज्यूम करते हैं कि जब वो इन्फिनिटी को रीच कर जाएगा तो वो एक्चुअली जीरो बनता जाएगा। वो एक्चुअली क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो मान लो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा एस एन का ही, हमने एस एन का फॉर्मूला पढ़ा, फर्स्ट टर्म r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसमें सोचो अगर r हमारा फ्रैक्शन में कुछ हो, मान लो फ्रैक्शन, और वो 1 से छोटा फ्रैक्शन, तो मान लो वो फॉर्म इस फॉर्म का होगा r 1/p फॉर्म का। मैं अभी पॉजिटिव केस कंसिडर कर रहा हूँ, अगर नेगेटिव भी करोगे तो भी सेम ही चीज है, प्लस माइनस ले लो चाहे, यहाँ पे +-1/p फॉर्म का होगा, बिकॉज वो 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा। तो उसको अगर मैं ऐसे लिखूं 1/p r की पावर n-1, और नीचे मैं r ही लिख रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं r की वैल्यू ऊपर डाल रहा हूँ, नीचे नहीं डाल रहा, उसका भी हमें सेंस क्लियर हो जाएगा अभी। तो अगर ये ऊपर n है, अगर इस n को अंदर लेके जाऊं तो एस एन हमारे पास बन जाएगा 1 की पावर n, तो वो 1 ही रहेगा, और p की पावर n -1 अपॉन r-1। अब अपने को क्लियर है कि यार अगर n इंफिनिटी पहुंच जाए, बिकॉज हम इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल इनफाइनाइट तक अगर हम सीरीज को ले जाए, तो हमें क्लियर है कि यार जब n इंफिनिटी को जाएगा तो p की पावर n भी इंफिनिटी बन जाएगा, और 1/∞ हमें क्लियर है वो जीरो हो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है -a अपॉन r-1, और ये -1 को नीचे एडजस्ट कर दो तो ये बन जाता है a/1 - r। तो अगर आज के बाद कोई मुझे कहे कि सम ऑफ इनफाइनाइट एपी बता दो, तो वो हो जाता है a/1 - r। ये कैसे होता है ये हमने खुद निकाला कि इस फॉर्मूले में n को इन्फिनिटी डाल दो, और ये कब होगा? जब हमारा r 1 से छोटा और -1 से बड़ा, मतलब r का मॉडुलस 1 से छोटा होना चाहिए। तब हमने देखा कि जो हमारे r की एक तरह से फॉर्मेट होगा वो ये होगा 1/p या -1/p। तो वो हमने यहाँ पे लिख के देखा इस केस में। जैसे ही यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि हमने यहाँ पे 1/p लिखा, उसके बाद में n को थोड़ा अंदर ले गया सॉल्व करने के लिए, तो 1 की पावर n तो 1 ही बन गया, और p की पावर n-1 बन गया। मैंने कहा जब n इंफिनिटी जाएगा तो p की पावर n भी इंफिनिटी हो जाएगा। तो 1/∞ हमें पता होता है जीरो है, वो मैंने जीरो पुट किया, माइनस साइन को एडजस्ट किया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया ये। तो ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे डील कर रहे हैं यार। जैसे ही कोई मुझे बोलेगा कि इनफाइनाइट जीपी है एक, तो मेरे को क्लियर है कि इसका सम क्या होगा a/1 - r। और हो सकता है कई बार वो बोले भी ना इनफाइनाइट टर्म, ये हमारा दिमाग खुद चलना चाहिए कि मॉड r 1 से छोटा है। मॉड r 1 से छोटा है तो वो इनफाइनाइट जीपी का अगर सवाल पूछ रहा है तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना। तो इसको भी बिल्कुल अपने अंदर घोट के रखना। तो ये एक नई चीज है जो हमने एपी में नहीं की थी, बिकॉज एपी में टर्म्स बड़ी होती जा रही थी हमेशा। तो इनफाइनाइट सीरीज का सम हमने एपी में नहीं किया था बट जीपी में किया, और उसकी कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग इसको भूल जाते हैं, लोग ये चीज भूल जाते हैं मेन,
तो ये बिल्कुल मत भूलना कि मॉड r जो है वो हमेशा 1 से छोटा होगा। तो एक्चुअली इस जो जीपी का हमारा बिल्कुल एक तरह से कंसेप्ट है, इसमें काफी छोटी छोटी बातें अभी इस लेक्चर में भी हमने सीखी कि यार जीपी के जो सम वाले सवाल है उसमें कोई हमें कैसे फंसा सकता है। फिर हमने जो इस क्लास में एक नया नाम पढ़ा वो है सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, जिसपे कि एक सवाल भी देख जाते हैं ताकि हमें बिल्कुल समझ में रहे ये चीज। क्वेश्चन है कि जो b है वो बराबर है a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। प्रूव दैट a इक्वल्स b अपॉन b प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें क्लियर है कि b इसका सम होगा। अगर ये इनफाइनाइट है तो ये मैंने दे ही रखा है तुम्हें, ये मान लो। तो इसमें अब कोई मुझे कहे कि यार ये चीज प्रूफ कर दो, तो इसमें भी बिल्कुल हमारा दिमाग लगना चाहिए। जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, वो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि जो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, वो होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। तो बेसिकली जो बी है वो मेरा बन गया ए 1 माइनस ए। अब काम की बात क्या है कि उसमें ये मेरे से ए पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा, तो मेरी ये चीज बन जाएगी। एक हमारे पास ये मेथड भी है, एक मेथड है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इसमें एक्चुअली ये सेंस लगता है कि जो हमारा एस एन है वो क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये एक्चुअली उसने हमें पढ़ाया क्या, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। और उसने सवाल क्या पूछ लिया कि ये बताओ कि ए बराबर है बी अपॉन बी प्लस 1। तो इसको बिल्कुल जो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की कहानी बताई थी ना ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन वाले लेक्चर में, उस अप्रोच से इसको करने की करना। अनदर अप्रोच है कि इसमें आप ए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल लो, वो भी एक तरीका है। बट इसको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से करने की कोशिश करना, अपनी बहुत अकल पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट क्लास में हमने ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस देखने हैं। हम जब ज्योमेट्रिक मीन को कवर कर देंगे तो फिर हम जीपी के जो टिपिकल टाइप्स हैं उनको भी कवर करेंगे। तो उससे पहले अपना टास्क है कि अपने ये वाले क्वेश्चन जो भी क्लास में डिस्कस हो रहे हैं, ये अपने खुद से एक बार बोले हो अपने आप से। तो जो हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस करने के बाद, तो उस क्वेश्चन वाली क्लास को लगाने का फायदा। तो बिल्कुल अब इस लेक्चर को रिवाइंड करके फिर से देखा और देखो जो जो सवाल किए हैं क्या वो हम अब खुद से बोल पा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस करेंगे।